हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्वांटम लाइव में। तो बच्चों, आज का इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट, हिंदी में उसको समुच्चय कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही मज़ेदार और जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है सेट। आखिर सेट कहेंगे किसको? जिसका हिंदी नाम है बच्चों समुच्चय। ठीक है, तो सेट बोलने से हम लोग का माइंड में सीधा सा जो है इम्पैक्ट करता है कि सेट हम लोग जो है ग्रुप को कहते हैं या फिर समूह को कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि थोड़ा सा उससे हट करके इसमें बात करना पड़ता है। एक्चुअल कलेक्शन या फिर ग्रुप को सेट कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट है जिसको कि हम लोगों को माइंड में रखना है। तो सबसे पहले सेट को डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसका ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे। जैसे देखिए, सेट कहते हैं किसको? यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय। छोटी सी इसमें पॉइंट है जिसको कि ध्यान में रखना है। सेट होता है बच्चों, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल defined objects it means objects must be clear in a काउंटिंग और सेपरेट वे। कहने का मतलब ये है कि सेट जो है, क्या यहाँ पे देखिए, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहीं से समझ में आता है कि एक वर्ड आपको यहाँ पे देखिए देखने मिल रहा होगा, वेल डिफाइंड। ठीक है, सेट तो आपका कलेक्शन है, सेट कलेक्शन है। कलेक्शन को हिंदी में हम लोग संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। संग्रह मतलब होता है क्या? जब हम लोग चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, ढेर सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्शन। तो सेट एक्चुअल में समुच्चय जो होता है वो कलेक्शन होता है। अब सवाल है कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, इट मीन्स ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लियर इन अ काउंटिंग और सेपरेट वे। यानी कि यदि हम लोग बात करें कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग अच्छी तरह से गिन सकते हैं या अच्छी तरह उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कि हम लोग जो है अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक क्लास है, मान लिया यहाँ पे ढेर सारा बच्चे ABCDEF इस तरह से ढेर सारा बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। अब इसमें यदि हम कहेंगे कि इस क्लास में बैठे वैसे बच्चे उठ करके क्लास से निकल जाओ जो बच्चे क्या है, डार्क है यानी ब्लैक है ना, ब्लैक है। अब यदि हम बोलेंगे कि ब्लैक यानी काले बच्चे, जो डार्क बच्चे हैं, जो बदसूरत बच्चे हैं, वो क्लास से उठ करके निकल जाओ। तो अब यहाँ पे बच्चों में क्या होगा कि एक मानसिकता हो जाएगी कि भाई आखिर जो है किसको किसको क्लास से बाहर जाना है, क्योंकि डार्क जो बोला गया, ब्लैक जो बोला गया, उससे ये स्पष्ट नहीं हो रही है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, किसको अलग करना है, किसको क्लास से जाना है, किसको क्लास से नहीं जाना है। क्योंकि इसका कोई आज तक कोई निश्चित पैमाना या स्केल नहीं है कि किसमें कितना डार्कनेस रहने से उसको हम लोग बदसूरत कहेंगे और किसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये जो है खूबसूरत है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग बोलेंगे कि बच्चे बदसूरत बच्चे हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बच्चा क्या हो गया बाबू? तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपको बच्चा। और बच्चा के साथ क्या लगा हुआ है कि वो ब्लैक डार्क बच्चा होना चाहिए, बदसूरत बच्चा होना चाहिए, जिसको अगली हम लोग बोलते हैं। अब अगली या फिर ब्लैक बोलने से क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि क्लास से आखिर किस टाइप के किस बच्चों को, किन किन बच्चों को बाहर जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, बच्चों का जो कलेक्शन है वो सेट कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसमें। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द डेंजरस
डेंजरस एनिमल इन अ जू। अब यहाँ पे जैसे लिखे हैं कलेक्शन ऑफ द डेंजरस एनिमल इन अ जू, है ना, तो एनिमल्स कर देते, ढेर सारा एनिमल्स की बात हो रही है। तो अब ध्यान से देखिए एक वर्ड आया यहाँ पे डेंजरस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं खतरनाक, ठीक है। अब सवाल है कि जैसे मान लीजिए आप चिड़िया घर जाते हैं, जू को हम लोग हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर का मीन्स होता है जहाँ पे ढेर सारे जो है पशु पक्षी जो है रहते हैं, है ना। जब आप पर्यटन क्षेत्र में जाते हैं, घूमने फिरने के पर्पज़ से जाते हैं, जैसे आप पटना जाइए या कहीं पर भी कोई अच्छा सिटी जाइए, तो वहाँ पे आपको चिड़ियाघर अवश्य देखने को मिलेगा। तो जब आप चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि आपको अद्भुत अद्भुत प्रकार के जो है पक्षी पशु देखने मिलेंगे, मतलब तरह तरह का आपको वहाँ पे जो है वन प्राणी देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल वहाँ पे क्या है कि आपको कहा गया कि वैसे जो है एनिमल्स को आप जो है कलेक्ट कीजिए, वैसे एनिमल्स को कलेक्ट कीजिए जो कि क्या हो, डेंजर हो, यानी कि डेंजर बोले तो खतरनाक हो, डेंजरस हो, है ना। अब डेंजरस हो तो अब सवाल है कि डेंजरस जो है बोलने से क्या हो रहा है कि ये जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है कि कौन कौन से एनिमल को हम लोगों को छांटना है, सेपरेट करना है, ठीक है। अब कौन कौन से एनिमल को सेपरेट करना है, क्योंकि खतरनाक किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है एनिमल का जो कलेक्शन होगा, संग्रह जो होगा, है ना, समूह होगा, उसको सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। किस वे में, काउंटिंग यानी गिनने के वे में, या फिर सेपरेट करने के वे में आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आसानी से हम जैसे कि बोलेंगे भाई क्लास चल रहा है, क्लास 11 का सपोज मैथ का क्लास चल रहा है, हम जाकर के बोलेंगे भाई जो जो लड़के हैं यहाँ पे खड़े हो जाओ या फिर क्लास से बाहर चल। जैसे हम लोग करते हैं क्या कि वैसे बच्चों को क्लास से भगा देते हैं जिसका पेमेंट वगैरह नहीं रहता है। तो अब इसमें क्या है कि बोलते हैं कि जिस बच्चे का पेमेंट 5000 जमा नहीं है वैसे बच्चे क्लास से निकल जाए। सब बच्चे को पता होता है कि मेरा कितना पेमेंट जमा है, नहीं है, तो ये चीज़ें बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5000 जिस बच्चे का जमा नहीं है वो बच्चे आराम से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यदि इसको और इजी कर दिया जाए, यदि हम ऐसे बोले कि क्लास के सभी लड़के बाहर चले जाए, ठीक है, तो क्लास के सभी लड़के यदि बोलेंगे तो लड़का बोल देने से क्या हो रहा है कि माइंड में फटाक से इम्पैक्ट करेगा कि भाई लड़का को बोला है क्लास से बाहर जाने के लिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है कौन हो रहा है, लड़का। तो लड़का जो है आसानी से खटाक से खड़ा हो जाएगा और यहाँ से क्लास से निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बॉयज का जो कलेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉयज बोलने से ऑब्जेक्ट बिल्कुल जो हम लोग का स्पष्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो सेट वैसे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही कहा जाता है जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्पष्ट हो, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे कि हमारी सोसाइटी में वैसे लोगों का कलेक्शन जिनकी आयु 60 या 60 से प्लस है, तो आधार कार्ड को देख करके या फिर किसी भी तरह का उसका आइडेंटिटी कार्ड को देख करके हम लोग ये आसानी से पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के यानी कितने लोगों का जो है आयु जो है 60 या 60 से अधिक है। तो जिसका भी आयु 60 या 60 से अधिक होगा हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि उसको एक सोसाइटी उसको जो अंडरलाइन के भाई यहाँ पे हम लोग को रिसर्च करना है, हम लोग को जो सर्वे करना है, किसके ऊपर सर्वे करना है, तो वैसे लोगों के ऊपर सर्वे करना है जिनका एज 60 या 60 से अधिक है। तो हम लोग आराम से जो है सब बुजुर्ग को बोलेंगे भाई अपना अपना आधार कार्ड दिखाइए, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसका जो एज है 60 या 60 से अधिक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो बुजुर्ग जो हुआ उसके साथ जो लगा क्या, एज का, तो एज स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बुजुर्ग आदमी है वो स्पष्ट है। हम लोग आसानी से 60 या 60 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 60 या 60 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति का कलेक्शन जो होगा बच्चों क्या होगा, वो सेट होगा, क्योंकि वो स्पष्ट है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि इनकम पर बात हो, कहेगा कि नहीं, जैसे मान लीजिए अभी 2026 चल रहा है, यदि बोलेगा 2026 में बिहार के वैसे लोगों का एक डाटा तैयार होता है जिसमें कि जो टैक्स वगैरह जो पे किया जाता है उसमें कि कौन सा व्यक्ति कितना अर्निंग कर रहा है नहीं कर रहा है एनुअली, ठीक है। तो उसके आधार पर एक डाटा तैयार होता है ना। तो अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लिया जो कहा गया
कि वैसे लोगों को, बिहार के वैसे लोगों का कलेक्शन तैयार कीजिए, डाटा तैयार कीजिए जिसका कि वार्षिक आय जो है मान लेते हैं कि 10 लाख है। तो यहाँ पे 10 लाख बोल देने से क्या होगा, उस सबका जो आय सर्टिफिकेट बनता है, आय प्रमाण पत्र बनता है, उसको देख करके आसानी से ये चीज़ें जो है पता कर लिया जा सकता है कि किसका जो है 1 साल का इनकम 1 साल का इनकम 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि बोला जाएगा क्या 10 लाख से अधिक या फिर 10 लाख वाले लोगों का जो कलेक्शन है वो सेट होगा कि नहीं होगा, तो आसानी से बोलेंगे कि होगा, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन से व्यक्ति का 1 साल का यानी कि सालाना जो आय है उसका 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यदि हम बोलेंगे कि हमारे जो बहुत ही प्रसिद्ध जो है कवि थे हमारे हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर, यदि हम बोलेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित जितने भी काव्य या गद्य जो भी मतलब उनके लेखन का कार्य था, मतलब कि उनके लेखन में जो भी कविताएं या फिर जो है निबंध या जो कुछ भी वो अपना जो है लिखे, तो बोलेंगे कि उनकी कृतियों का उनकी रचनाओं का यदि एक डाटा तैयार किया जाए, कलेक्शन तैयार किया जाए, तो वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है किसी भी इंसान का जो अचीवमेंट्स होता है, किसी भी इंसान की जो कृतियाँ होती है वो गणनीय होती है, वो काउंटेबल होता है, उसको गिना जा सकता है। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आसानी से गिन सकता है कि हम अपने जीवन काल में कितना मूवी डायरेक्ट किए, कितना मूवी बनाए। उसी तरह से एक जो है राइटर भी बोल सकता है कि हम 20 कविताएं लिखे हैं, 50 जो है कहानी लिखे, इस तरह से। तो वो जो है स्पष्ट चीज़ें होती है। इसीलिए किसी कवि के द्वारा लिखित जो रचनाएं होती है वो क्या होती है बच्चों, उनका जो कलेक्शन या डाटा जो होगा वो सेट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेट पूरी तरीका आप लोग का जो खोपड़ी में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं सेट से संबंधित कुछ बात, जैसे कि मान लिया जाए इसमें हम लोग कुछ बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेट से संबंधित कुछ पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेट इज ऑलवेज डिनोटेड by the capital letter of English alphabet। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों याद रखेंगे हम लोग कि सेट को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको माइंड में रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जब हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का ले रहे हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं A 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, ये आपको सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो है क्या है बच्चों, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ए जो है प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का सेट है। कौन, ए को क्या पढ़ेंगे, यदि पूछा जाए ए क्या है तो बोलेंगे ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का सेट कौन है, ए है। ठीक है, तो ये सेट है। आपको कर्ली ब्रैकेट से जो कुछ नंबर को उसके अंदर में लिस्ट आउट किया गया है, कोमा से अलग करते हुए ये सेट है, और उसका नामकरण क्या है, ए के रूप में है ना। यहाँ पे ए के जगह पर आप ए से लेकर जेड तक में कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि सेट को क्या हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, नहीं। सेट को लिखने का हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या फिर कहें कि 2 तरह का इसको लिखने का हम लोग के पास जो है ऑप्शन है, जिसमें से एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि सेट को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, तो कैपिटल लेटर से, जैसे ए है ना। उसी तरह से जैसे मान लिया जाए आप लिख सकते हैं यहाँ पे बी ले लिए 2 4 6 8 10 12, इस तरह से लिख लिए। अब गौर से देखिए ये क्या लिखा हुआ, ये 2 का मल्टीपल है ना। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेट ऑफ, इसको लिखेंगे हम लोग सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स।
ऑफ टू। तो दो के सभी मल्टीपल्स का क्या सेट है जिसका नाम क्या है बी। अब जरा इसको पढ़ेंगे कैसे, तो यदि बोलेगा कि भाई बी क्या है तो बोलेंगे बी जो है सेट के सभी मल्टीपल्स को हिंदी में हम लोग जो है गुणज बोलते हैं, है ना, गुणज बोलते हैं। आप लोग अपनी भाषा में इसको टेबल बोल सकते हैं कि दो का टेबल जो है, दो का टेबल में आने वाली सभी संख्याओं का जो कलेक्शन है, सेट है, कौन है भाई बी है। तो बी को क्या पढ़ा जाएगा, बी जो है दो के सभी गुणजों का क्या है सेट है ना। बी क्या है, दो के सभी गुणजों का क्या है सेट है। और एग्जांपल ले हम लोग इसमें, जैसे मान लिया जाए एक्स लेते हैं, कैपिटल एक्स है, ठीक है 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है आपको क्या है 2 का पावर, आप गौर से देख सकते हैं, इसको हम लोग यदि लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 2 का पावर n, जहाँ n क्या देख रहे हैं नेचुरल नंबर है तो n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो ये हो गया आपको, यानी कि x जो है वैसे नंबर का सेट है बाबू जो किस फॉर्म में है 2 का पावर n, जहाँ पे n क्या आपका कोई नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा गया इसी को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, जो कि हम लोग आगे जस्ट बात करेंगे। तो क्या ये पहला जो पॉइंट है, इसका पहला जो पॉइंट है कि सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई, दिमाग में सेट कर लेना है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें, पॉइंट नंबर 2। जैसे कि मान लिया जाए इफ एन एलिमेंट ए लाइज इन अ सेट ए। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि कोई एलिमेंट ए किसी सेट ए में स्थित हो, इसका मतलब होता है स्थित होना, ठीक है। यदि कोई एलिमेंट ए सेट ए में क्या हो स्थित होने का मतलब क्या हो गया, सेट ए में आता हो, ठीक है। इस स्थिति में तब इस चीज को कैसे लिखेंगे देन दिस इज रिटन एज ए बिलोंग्स टू ए। देखिए यहाँ पे इसको आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे, बुक जब भी पलटते होंगे कहीं पर भी, क्लास 10th में भी आप लोग को कहीं कहीं देखने मिलता होगा। गौर से देखिए यहाँ पे ये स्मॉल वाला जो देख रहे हैं ये एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है होता है, एलिमेंट क्या होता है, तो सेट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं बच्चों, याद रखिए। जैसे कि अभी यहाँ हम बता रहे हैं 1 2 3 4 ये सेट है, तो ये सेट के अंदर में जो आपको ऑब्जेक्ट यूज होता है उसी को एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आइए यहाँ पर सीखिए। तो यदि कोई एलिमेंट ए सेट ए में आता है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ेंगे। ये जो देख रहे हैं इसको ई जैसा जो सिंबल, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर यदि ए बिलोंग्स टू ए सिर्फ बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट और कौन सा सेट है, तो इसको ऐसे बोलेंगे, है ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको यहाँ पे बोलने से पहले सेट लगा देंगे ताकि ये समझ में आएगा कि एलिमेंट ये वाला और ये वाला क्या है, सेट है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ए मान लिया जाए 0 1 2 3 4 5, इस तरह से यहाँ पे लास्ट एलिमेंट इसका 10 है, ठीक है। तो यदि कोई पूछे कि इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट है। ब्रैकेट के अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यदि हम यहाँ पे कहें कि भाई 5 जो है, 5 यहाँ पे क्या 5 सेट ए में आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ देखिए आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे 8 की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे 8 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होता है कि 8 जो है सेट ए का एक मेंबर है, अर्थात 8 जो है सेट ए से बिलोंग करता है, अर्थात 8 जो है सेट ए में आता है, इसका मतलब ये होता है। अब जैसे मान लिया जाए इसका अगला पॉइंट यदि बनाएंगे कि इफ एन एलिमेंट सपोज बी डज नॉट लाई इन अ सेट ए, then
दिस इज रिटन एज, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी लिखेंगे और ये जो है बिलोंग्स टू को ऐसे क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट, इसको पढ़ेंगे क्या, डज नॉट बिलोंग, बिलोंग्स नहीं, बिलोंग टू ए। यहाँ पर बी लिख दीजिए। इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या रीड करेंगे इसको कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब ये हो गया कि कोई एलिमेंट बी जो है वो सेट ए में नहीं आता है। जब कोई एलिमेंट सेट में नहीं आएगा तो वहाँ पे हम लोग जो है इस सिंबल से जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जाए ए में एलिमेंट लिए 0 2 4 6 8 इस तरह से ले लिए। ठीक है, अब हम यदि बात करें कि क्या 5 जो है, क्या 5 जो सेट ए में आ रहा है, तो देखते हैं कि यहाँ पे जो 0 से 8 तक में 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 5 जो है इस सेट का हिस्सा नहीं है, अर्थात 5 जो है इस परिवार का मेंबर नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि 5 इसमें उपस्थित नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग मैथ की भाषा में, तो इसको लिखेंगे ऐसे, इस तरह से लिख देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। इसको पढ़ा क्या जाएगा नन्नू, इसको पढ़ेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी 5 जो है सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, अर्थात सेट ए से उसका कोई वास्ता नहीं है ना, सेट ए में 5 नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब जैसे इसमें बात करेंगे -10, अब सवाल है कि आपको एक बॉक्स दे देगा यहाँ पे और यहाँ ए दे देगा, और बॉक्स में आपको 4 चीज़ें भरना, जैसे ये दे देगा, ये दे देगा, फिर ये वाला दे देगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको कौन सा इसमें चिन्ह भरा जाएगा, तो ये वाला भरा जाएगा, है ना, ये वाला भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि -10 जो है आपका सेट ए में नहीं आता है। देख लीजिए, है ना, -10 जो एलिमेंट है वो सेट ए का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसका जो 3 पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट देखने वाले हम लोग द ऑब्जेक्ट्स which are used in a bracket, या चलिए सेट लिख देते हैं, in a set, the objects which are used in a set are called elements या मेंबर्स या कंपोनेंट्स, या फिर इसी को एक और वर्ड से जानते हैं एंट्रीज। सबका प्लूरल लिख रहे हैं, देखिए एलिमेंट्स, मेंबर्स, कंपोनेंट्स और एंट्रीज। ठीक है, क्या लिखे हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मतलब कि वैसे जो है ऑब्जेक्ट या वस्तुएं, है ना, वैसी चीज़ें जो सेट में क्या होता है बाबू, यूज होता है ना, या जिसके ऊपर हम लोग डाटा जो है तैयार करते हैं, या जिसका कलेक्शन हम लोग जो है तैयार करते हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट को जिसको हम लोग यूज करते हैं उसको पढ़ा जाता है सेट के रिगार्डिंग, है ना। जब सेट की बात करेंगे तब उसको बोला जाएगा एलिमेंट, मेंबर, कंपोनेंट या फिर एंट्रीज। सपोज जैसे देखिए मान लिया जाए, यहाँ पर लिखेंगे इफ अ set A has n elements, then this is written as NA। समझिए बढ़िया से, यदि किसी सेट ए में n एलिमेंट हो, कितना एलिमेंट हो, n एलिमेंट हो, तब इस बात को हम लोग कैसे लिखते हैं, Na। तो Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, Na का मतलब क्या हो गया, Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लिया जाए ए आपका सेट है, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस सेट में कितना एलिमेंट है, तो यहाँ पे गिन सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, 1 2 3 4 5 है।
तो जब इसमें इस सेट में 5 एलिमेंट, इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कैसे, है ना। अब ऐसे बोल तो नहीं सकते कि भाई 5 एलिमेंट है, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे इसको Na = 5। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको बच्चों, Na = 5। तो Na = 5 का मतलब हो गया कि सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 5 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 5, है ना। सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई 5। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, x such that x is a letter of English alphabet, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा गया है, ध्यान से देखिए। अब जैसे बी में क्या है बच्चों, बी जो है वैसे ऑब्जेक्ट का सेट है, बढ़िया समझिए इसको। बी जो है वैसे जो है ऑब्जेक्ट का या फिर जो है सेट एलिमेंट का जो है सेट है, जो कि क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक लेटर है। तो आपको जो है आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर कहाँ शुरू होता है, कहाँ को ख़त्म, तो ए बी सी इस तरह से चलेगा, कहाँ तक, जेड तक चलेगा। तो आपको बचपन से ही पता है इस चीज़ के बारे में कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होता है, यानी हम लोग NB = क्या लिखेंगे, 26 लिख देंगे, है ना। तो आपको यदि बोला जाए कि किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे 26। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे हम लोग, सेट के फॉर्म में NB = 26, यानी कि सेट बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 26 है। सेट बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 26 है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे x को हम लोग क्या करते हैं, लेट से x = कोई सेट ले रहे 2 का पावर n, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 इस तरह से, और यहाँ पर ले लिए 2 का पावर 100। बढ़िया से देखिए, ये है, ये कोई सेट है, ठीक है। अब इस सेट में यदि बोला जाए कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो कैसे उसको लिखेंगे, मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, NX = अब आपको पता कैसे चलेगा, तो डॉट 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 है बीच में, पता कैसे चलेगा इसमें कितना एलिमेंट, भाई पावर को देखिए ना, यहाँ पे पावर लास्ट में क्या 100 है। इससे पता चल रहा है कि इस सेट का लास्ट एलिमेंट जो है वो कौन है, लास्ट एलिमेंट आपका 2 का पावर 100 है ना। और यही जो है काउंटिंग को बता रहा है, इसका मतलब NX कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि सेट, इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों, इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x = 100, यानी कि सेट x में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 100 है, कितनी है, 100 है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं Q कोई सेट है, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। चलिए यहीं पर रोक देते हैं। अब इसमें कहेगा कि इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, है ना। इस सेट में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इसको आसानी से हम लोग लिखेंगे NQ = 6 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको जो है मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को हम लोग नंबर के फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं, या फिर सेट के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करके लिखेंगे, ये उसका हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हम लोग कितना पॉइंट इसमें पढ़ लिए, 4 पॉइंट, ठीक है। तो टोटल हम लोग सेट से रिलेटेड 4 पॉइंट पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऐसा जो कि सेट हो सकता है और जो सेट नहीं भी हो सकता। आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कब किन परिस्थिति में सेट है और कब सेट नहीं है, ठीक है। आप लोग को हम लोग शुरू में ही बता चुके हैं कि सेट होने के लिए ऑब्जेक्ट स्पष्ट होनी चाहिए। आप लोग को ये पकड़ना है कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर स्पष्ट है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसी से हम लोग जज करते हैं सेट है कि नहीं है। तो टोटल 10 एग्जाम्पल लिखेंगे, जिसमें कि आप लोग को खुद से जो है अपने आप में जो है जज करना है कि कहाँ पर सेट है, कहाँ पर नहीं है। जैसे पहला हम एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ द पर्सन whose annual income exceed 10 लाख per annum,
पहला, दूसरा, द कलेक्शन ऑफ द ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर क्लास। तीसरा लिख रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल कलर्स in the design of your टी-शर्ट। चौथा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 3। पांचवा लिख रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्रेव बॉयज इन आवर सोसाइटी। छठा एग्जाम्पल है, the collection of the most interesting books written by शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा लिखित जो है जितने भी इंटरेस्टिंग बुक्स है उनका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा। 10 का 10 एग्जाम्पल जो आप लोग को खुद से बनाना है, कहाँ पर सेट होगा कहाँ पर सेट नहीं होगा। अब सवाल एक, हम कैसे चेक करेंगे कि आपका जो आंसर सही है कि गलत है, तो कमेंट जो है आप लोग कीजिएगा, हम आसानी से उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ all poems written by मुंशी प्रेमचंद, है ना। मुंशी प्रेमचंद जो कवि है हमारे, उनके द्वारा लिखित जितने भी पोएम्स है उनका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पीपल who belong to मद्रास। वैसे लोगों का कलेक्शन जो मद्रास से बिलोंग करता है। उसके बाद जैसे 9 नंबर एग्जाम्पल लेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और लास्ट आपका है फाइनल एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इन योर सोसाइटी whose age is less than 50 years। वैसे लोग आपकी सोसाइटी के वैसे लोगों का कलेक्शन, वैसे लोगों का डाटा, है ना, जिनका एज क्या है बाबू,
आपको 50 साल से कम है तो वैसे लोगों का कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू दिए हैं, आप लोग को बताना है कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपका सेट से रिलेटेड जो है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इससे एकदम कनेक्टेड वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।